हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज से एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। पॉलिटी का सीरीज चालू करते हैं। आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है हम लोग का। आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग हम लोग 18 वीडियो कर चुके हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है आधुनिक भारत का, तो उसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। पॉलिटी में भी कुछ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्त, पॉलिटी जिस तरह से मैं आधुनिक भारत जब आप लोगों को पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था पहले कि आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको एक डायग्राम के रूप में हम लोग समझ चुके थे, और उसी को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आधुनिक भारत में। एक एक चैप्टर कर करके आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से आज पूरा पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो क्या पढ़ने वाले हैं उसी को हम लोग आज ध्यान से पढ़ेंगे, और उसी को आज समझेंगे कि उसका भी डायग्राम के थ्रू एक समझ बना लेंगे कि पूरा पॉलिटी के अंदर क्या पढ़ना है। और उस समझ बनाने के बाद और उसमें एक एक ये जो डायग्राम है उसमें से एक एक टॉपिक उठाएंगे और एक एक वीडियो करके डील करेंगे और आगे उसको कंप्लीट करेंगे दोस्त। तो देखिए कि सबसे पहले पॉलिटी लिखा हुआ है यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था दोस्त, पॉलिटी लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी। का है कि भारतीय पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, दूसरे देश के बारे में पॉलिटी के बारे में पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पॉलिटी पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में आता होगा, जब आप पॉलिटी पढ़ना शुरू करते होंगे तो बहुत सारा विद्यार्थी जो है पॉलिटी पढ़ते हैं, वो आम बोलचाल में बोल देते हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अंतर बता देता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस दोस्त हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस बहुत डिटेल हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए समझिए कि वो जो ग्रेजुएशन करते हैं और मास्टर डिग्री करता है पॉलिटिकल साइंस से, और चाहे ऑप्शनल रखते हैं कुछ, जैसे मैं स्टेट पीसीएस का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी में, तो वो पॉलिटिकल साइंस रखते हैं ऑप्शनल। तो उसी को आज डिफरेंस देखते हैं कि क्या पॉलिटी में और पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है। उसी को पहले डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है दोस्त, हम लोग को इकोनॉमी पढ़ना है, एग्जाम में इकोनॉमी से सवाल पूछता है, इकोनॉमिक्स से सवाल बहुत कम पूछता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से सिलेबस में है पॉलिटी। तो देखिए कि लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत का राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, पॉलिटी के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी का सबसे साधारण सा डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए कि एक बहुत ब्रॉडर चीज़ है, माने कि थ्योरेटिकल चीज़ है, माने थ्योरी है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर समझिए बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा विचारधारा है, बहुत सारा समझिए कि दार्शनिक जो अपना विचारधारा डेवलप हुआ समय के साथ, बहुत सारा पॉलिटिकल विचारधारा डेवलप हुआ, बहुत सारा थ्योरी सिद्धांत डेवलप हुआ। वो सबको इकट्ठे एक सम्मिलित रूप से जब अध्ययन करते हैं दोस्त पूरा ब्रॉडर वे में, तो उसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। लेकिन उसी को जो वो सिद्धांत डेवलप हुआ, किसी दार्शनिक के द्वारा सिद्धांत डेवलप किया, पॉलिटिकल सिद्धांत डेवलप किया, पॉलिटिकल विचारधारा डेवलप किया, उसी को हम लोग अपना देश के व्यवस्था को चलाने के लिए, देश को राजनीतिक व्यवस्था को रन करने के लिए प्रैक्टिकल तरीके से जो चीज को अपनाते हैं, वो सिद्धांत का ही जो प्रैक्टिकल स्वरूप को जो अपनाते हैं, उसी प्रैक्टिकल स्वरूप को दोस्त हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ मिला जुला के ये हुआ कि पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत बड़ा टर्म है, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोस्त, उसके अंदर पॉलिटी एक छोटा सा टर्म है, और पॉलिटी जो है समझिए कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही है, और उसका समझिए कि इसी से निकला हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से ही सिद्धांत और थ्योरी पॉलिटिकल साइंस के अंदर है। उसी सिद्धांत और थ्योरी पर आधारित और सिद्धांत और विचारधारा पर आधारित पॉलिटी निकला है, भारतीय राज्य व्यवस्था निकला। और वो राज्य व्यवस्था, बहुत सारा देश है तो बहुत सारा देश का अपना अपना राज्य व्यवस्था अपने हिसाब से अपनाया, तो भारत भी अपना एक राज्य व्यवस्था अपनाया। तो उस तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था डेवलप हुआ दोस्त। वही भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस थ्योरेटिकल पार्ट है, पूरा सैद्धांतिक चीज है, बहुत बड़ा विचारधारा है, और पॉलिटी जो है उसी का प्रैक्टिकल स्वरूप है, जो हम लोग को अपना सरकार किस तरह से रन करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार का व्यवस्था है, तो किस तरह से चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम देखिए, कोई भी समाज है दोस्त, तो समाज जानते हैं, कोई अगर नियम कानून नहीं रहेगा तो अगर अव्यवस्था फैल जाएगा, सिद्धांत अगर नहीं रहेगा, कोई नियम कानून लिखा हुआ नहीं रहेगा बुक में, तो देश को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि एक आपको कोई क्लास में आप लोग क्लास करते हैं, उसमें मान लीजिए बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है, जिसमें बहुत सारी लड़की भी पढ़ रही है, बहुत सारा लड़का भी पढ़ रहा है। अब उसमें आप देखते होंगे कि अब तो धीरे धीरे अब लोग फॉलो नहीं करते हैं। अगर पुराने तरीका देखिएगा तो बोला जाता है कि लड़की आगे बैठती है, लड़का पीछे
बैठता है बेंच पे। अब जब क्लास छूटेगा तो पहले लड़का निकलेगा एक साइड से लड़की निकलेगा। तो ये वो क्लासरूम का नियम होता है दोस्त, कोई कोचिंग या इंस्टीट्यूट होता है उसका ये नियम होता है, समझिए कि, और उसी नियम के थ्रू अनुपालन किया जाता है। अगर वो नियम नहीं रहे किसी कोचिंग का तो बताइए कि विद्यार्थी निकलेगा जैसे तैसे निकलेगा, लड़की के पास से निकलेगा, लड़का लड़की के साथ मिल के निकल जाएगा, कुछ भी हो सकता है दोस्त, बहुत अव्यवस्था तरीके से हो जाएगा, तो अव्यवस्थित हो जाएगा। तो उसमें लड़की समझिए कि अगर कम संख्या में रहेगी तो हो सकता है उस शोषित भी हो जाएगी। तो इस तरह से वो अपना कंप्लेन लिखवाने भी जाएगी मास्टर के पास, और वो विद्यार्थी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेन करेगी, कोई लड़का है अगर कुछ कर दिया तो लड़का बोलेगा क्या जानते हैं क्या? लड़का बोलेगा कि कहाँ कोई नियम लिखा हुआ है कि लड़की को पहले निकलना चाहिए या लड़का को पहले निकलना चाहिए, ये बात बोलता है। तो इसीलिए नियम का जरूरत होता है, इसीलिए नियम का जरूरत होता है, और वो ऐसा नियम कि वो लिखा हुआ होना चाहिए। आजकल हम लोग के समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सीधे बात करते हैं कि वो चीज़ बताओ लिखा हुआ कहाँ है, सबसे पहले लिखा हुआ कहाँ है वही देखना चाहते हैं। तो वही जो लिखा हुआ चीज है ना उसी को संविधान बोलते हैं। संविधान समझिए कि क्या है, वो संविधान है दोस्त जिसके द्वारा हम लोग का देश का राज्य व्यवस्था चलता है। संविधान में समझिए कि बहुत सारा कानून है जो सिद्धांत को बहुत सारा अध्ययन करने के बाद लिखा गया है, और इसमें बहुत सारा नागरिकता का अधिकार है जो हमारा देश में जो लोग रह रहे हैं, और पॉलिटी व्यवस्था है ही दोस्त। पॉलिटी का मतलब ही है समझिए सिंपल सा मतलब कि जो सरकार है और लोग, सरकार और लोग के बीच का जो रिश्ता है दोस्त, सरकार और लोग के बीच का जो संबंध है उसी को हम लोग राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो जब उसी के रिश्ता के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में कुछ कहीं ना कहीं एक डिफाइन तरीके से लिखा हुआ होगा। तो वो लिखा हुआ कहाँ है? वो लिखा हुआ है संविधान में, क्योंकि हम लोग देश लोकतांत्रिक देश हैं चाहे कोई भी है तो एक नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, तो वो नियम कानून कहीं होना चाहिए ना। तो वही नियम कानून जो है ना, नियम कानून का जो एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है तैयार किया गया है उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं। संविधान कुछ नहीं है दोस्त, संविधान एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है जिसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उसके अधिकार का वर्णन किया गया है, और जो सरकार है और सरकार का कर्तव्य का वर्णन किया गया है। जो लोग का अधिकार और सरकार का कर्तव्य एक पूरा समझिए सिस्टमैटिक तरीके से वर्णन किया गया है संविधान में, और उसी चीज को संविधान में हम लोग पढ़ते हैं। समझिए कि संविधान में अब लिख गया। अब बहुत लोग जो बोलेंगे कि ये चीज कहाँ, बोलते फिरते हैं कि ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, तो वो चीज संविधान में लिखा हुआ है, उसको दिखाने के लिए ही है। तो इस तरह से संविधान बना दोस्त। तो राज्य व्यवस्था में हम लोग समझ लिए सिंपल सा बात कि राज्य व्यवस्था में सरकार और लोग के बीच के संबंध के बारे में ही अध्ययन करते हैं। और राज्य व्यवस्था जो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, और संविधान का जरूरत क्यों पड़ा और संविधान क्या है हम लोग समझ चुके हैं। संविधान का जरूरत पड़ा क्योंकि अव्यवस्था न हो जाए, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगा अगर संविधान नहीं रहेगा, नियम कानून नहीं रहेगा। तो जैसे कोचिंग का एग्जांपल हम लोग ले चुके हैं, कोचिंग में एक नियम है कि लड़की निकलेगी पहले चाहे लड़का निकलेगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो इसी तरह से संविधान एक नियम बना दिया गया, और इसमें लोगों का बहुत सारा अधिकार का वर्णन है, सरकार का कर्तव्य का वर्णन है कि आप कौन काम कर सकते हैं, कौन काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक डिटेल समझिए कि एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं। और जब संविधान है ना, संविधान के अंदर ही पूरा राज्य व्यवस्था चलेगा। खास करके भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखिए कि भारत का संविधान है, और भारत का संविधान ही दोस्त संप्रभु है, संप्रभु है माने संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान से ही शक्ति लेता है संसद, और संविधान के अनुसार ही नियम कानून बनाता है, और संविधान का ही समझिए कि आड़े लेके जो हम लोग का न्यायपालिका है, और उसी को सहारे सारा चीज चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू चलते रहता है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के अंदर ही सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। संविधान एक मान लीजिए कि एक किताब का टुकड़ा है, माने किताब है, और उसके अंदर अब सारा पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। अब संविधान है तो संविधान में क्या लिखा हुआ है। संविधान में पहले, संविधान के पढ़ने से पहले संविधान का इतिहास जानेंगे दोस्त, कि संविधान का इतिहास क्या रहा है। ये बेसिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें, तो सबसे पहले संविधान का इतिहास जानेंगे। इसको हम लोग एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिए हैं, इधर बेसिक है, इधर गवर्नमेंट के बारे में है, और एक गवर्नमेंट को सहायता करने वाला है जो संगठन है, तो उस संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से संविधान में हम लोग देखिए इतिहास पढ़ेंगे पहले। अब इतिहास किस तरह क्या है भाई संविधान का, तो संविधान देखिए, भारतीय संविधान जो बना है ना, भारतीय संविधान में आपको पता होगा कि जब अंग्रेज भारत में आया था, आधुनिक भारत का क्लास आप लोग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेज के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं आगे। तो इस तरह से जब आधुनिक भारत का शुरुआत होता है दोस्त 1750 ईस्वी के आसपास,
आसपास। तो उससे पहले देखिएगा कि जब भी भारत में सरकार चलता था तो एक प्रकार का राजा शासन करते थे, राजा सरकार चलाते थे, समझिए कि मोनार्क था। डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं था दोस्त, लोकतंत्र नहीं था, गणराज्य नहीं था, एक राजशाही शासन चलता था। तो इस तरह से वहां संविधान अलग था, उसका भी संविधान था, नियम कानून अपना नियम कानून से हिसाब से चलाता था। लेकिन हम लोग को जब अंग्रेज जब भारत में शासन करने आता है तो बहुत सारा अपना समझिए कि वो अपने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, जो कंपनी उसका अंग्रेज का कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार कर रहा था, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारा कानून पास करता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बाद में बहुत सारा भारत शासन अधिनियम तक आता है 1935 तक। तो इस तरह से नियम कानून बहुत सारा बनाया था, वो अपने फायदे के लिए बनाया था अंग्रेज। लेकिन उसी में से क्या हुआ कि उसमें से बहुत सारा आधुनिक राज का तत्व था, क्योंकि आपको बताया था कि बहुत सारा विचारधारा डेवलप हो रहा था 1750 ईस्वी के आसपास। आधुनिक राज का विचारधारा डेवलप हो रहा था, जिसमें लोकतंत्र का बातचीत चल रहा था, भाईचारा का बात चल रहा था, समानता का बात किया जा रहा था दोस्त। तो ये सब जितना भी विचारधारा था वो, और सरकार के बारे में, न्यायिक संगठन के बारे में बात चल रहा था, सेना के बारे में, प्रशासनिक सेवा के बारे में, तो ये सब जितना भी आधुनिक राज के तत्व थे ना, वो इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज हम लोग को एक कानून के रूप में दे दिया था। तो उसी तरह से वहीं से विकास होता है संविधान का, धीरे धीरे समझिए कि डेवलप होना शुरू करता है। और अंग्रेज हम लोग को एक ऐसा सोसाइटी में, समाज में बांध के रख देता है कि धीरे धीरे हम लोग भी अपने आप को समझ जाते हैं कि शासन चलाना इसी तरह से अच्छा है। भले मान ले कि शुरू में अंग्रेज हम पर कब्जा किया, अंग्रेज शासन कर रहा है, तो उसको हम लोग भगाने के लिए स्वतंत्रता संघर्ष भी करेंगे। लेकिन जब अंग्रेज चला जाएगा यहां से भारत छोड़ के, तो उसका जो नियम कानून था, जो नियम कानून से वो शासन चला रहा है भारत पर, 200 साल तक शासन कर लिया, तो उसका नियम कानून से हम लोग बहुत सारा चीज सीखे थे कि ये नियम कानून से ऐसे शासन चलाया जा सकता है। तो वो जो इतिहास था दोस्तों, उसी के बारे में इतिहास पढ़ेंगे कि हम लोग का संविधान किस तरह से बना। तो संविधान का इतिहास में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसी से लगभग हम लोग का 395 अनुच्छेद है संविधान में दोस्तों। उसमें से लगभग 250 से ज्यादा तो समझिए कि अनुच्छेद डायरेक्ट रूप से 1935 का भारत शासन अधिनियम से ही ले लिया गया है। तो इस तरह से इतिहास देखेंगे, और बहुत सारा दूसरे देश से भी हम लोग संविधान के स्रोत को लिए हैं। तो इस तरह से संविधान का इतिहास समझेंगे कि संविधान का क्या इतिहास रहा, संविधान किस तरह से बना। तो एक चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास। उसके बाद जब संविधान का इतिहास हो गया दोस्त, बहुत सारा इतिहास बन गया, धीरे धीरे संविधान डेवलप हुआ, इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के बाद संविधान जब बन रहा था तो उसको हम लोग भी अपना, जब देश आजाद हो गया हम लोग का 1947 में, जब देश का आजादी मिल रहा था, अंग्रेज को हम लोग खदेड़ने के कगार पर आ गए थे कि अब बाहर निकाल देंगे, तो हम लोग अपना संविधान का निर्माण करना शुरू करेंगे। तो संविधान सभा का निर्माण होगा, संविधान सभा का गठन होगा, उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, और उसमें बहुत सारे क्षेत्र से लोग आएंगे, बहुत सारे जात धर्म के, बहुत सारे समझिए महिला पुरुष सब मिलके इकट्ठे होंगे, और एक अपना स्वतंत्र भारत का एक संविधान का निर्माण करेंगे। और वो संविधान का निर्माण इतिहास पर आधारित भी होगा, और बहुत दूसरे देशों का संविधान को अध्ययन करने के बाद हम लोग एक अपना विस्तृत संविधान का निर्माण करेंगे। और विस्तृत संविधान के मामले में आप समझ सकते हैं कि भारत को बोला ही जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान, बृहद संविधान बोला जाता है, लिखित, बृहद लिखित संविधान भारत का ही है दोस्त। तो इस तरह से हम लोग अपना संविधान का निर्माण करेंगे। तो एक चैप्टर में संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। उसके बाद जब संविधान का निर्माण करेंगे दोस्त, हम लोग संविधान में बहुत सारा व्यवस्था प्रावधान रखें। संविधान में प्रावधान रखें क्या? एकल नागरिकता का प्रावधान रखें, मौलिक अधिकार का प्रावधान रखें, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रावधान रखें। अब वहां व्यवस्था चल रहा था, जैसे मैं बोला जा रहा था कि अब जैसे में गणतंत्रात्मक व्यवस्था रखें कि मोनार्की रखें, तो गणतंत्रात्मक को हम लोग चुने। फिर इस तरह से संसदीय व्यवस्था रखें कि अध्यक्षीय प्रणाली रखें, तो इस तरह से हम लोग संसदीय व्यवस्था को चूज किए। तो जिस तरह से हम लोग को अपने आप को अपने अनुसार ढालना था दोस्त। संसदीय व्यवस्था रखने के पीछे भी कारण था, क्योंकि इससे पहले जो अंग्रेज हम लोग के ऊपर शासन कर रहा था, तो उससे हम लोग ज्यादा परिचित थे, क्योंकि वो संसदीय व्यवस्था पर ही शासन चला रहा था भारत में, और तो अध्यक्षीय प्रणाली से हम लोग थोड़ा सा अपरिचित थे, तो इसलिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया। तो ये सब संविधान के विशेषता में पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना। तो संविधान के जब विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जो संविधान हम लोग का बनाया, जो उस समय जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे में BN राव, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, तो ये सब जो लोग मिलकर संविधान बना रहे थे, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण विशेषता था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत लाया गया, समझ रहे हैं। इससे पहले बोला जाता था कि पढ़े लिखे लोग को, जिसके पास धन है, जो टैक्स देता है, पेड करता है, उसी को मत देने का अधिकार है। लेकिन ये संविधान का हम लोग का विशेषता है, खूबसूरती है दोस्त की नहीं, हम लोग के यहाँ हर लोग को वोट देने का अधिकार है। बस 18 साल अपना आयु कंप्लीट कर लीजिए और वोटर ID कार्ड बनवाइए, उसके बाद मत देने का अधिकार सब लोग को है। तो ये सब विशेषता में हम
हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जब इतना बेसिक चीज हम लोग का हो जाएगा तो उसके बाद देखिए मूल रूप से जो संविधान शुरुआत होता है, जो संविधान का आप किताब देखिएगा, ये समझिए दोस्त संविधान का किताब है, शुरू होता है तो यहाँ से पहला पेज से शुरू कीजिएगा तो संविधान की किताब में पहला पेज में है प्रस्तावना। संविधान का प्रस्तावना क्या है? तो संविधान के प्रस्तावना के बारे में बोला जाता है, संविधान का आत्मा भी बोला जाता है दोस्त संविधान को। प्रस्तावना एक ऐसा चीज बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में, और जब संविधान सभा में रखा गया फिर उसको संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, उसको मंजूरी मिल गया और ये प्रस्तावना को हम लोग संविधान में आगे इंक्लूड कर दिए सबसे शुरू में। और जब शुरुआती पेज पर संविधान का प्रस्तावना है तो प्रस्तावना पढ़ने से आपको पता चल जाएगा जो ये पूरा जो पेज है, ये किताब के अंदर संविधान समझिए कि 395 अनुच्छेद है, तो वो बहुत मोटा बुक होगा दोस्त संविधान का। तो उसमें पहला पेज जो है, पहला पेज जो प्रस्तावना का है, वो प्रस्तावना आप पढ़ लीजिएगा तो आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि ये पूरा इतना मोटा बुक में क्या लिखा हुआ है। ये पूरा जो इतना मोटा किताब है तो इतना मोटा किताब के अंदर क्या है वो पहला पेज से आप पता लगा सकते हैं। तो वो चीज है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को इसीलिए कभी कभी संविधान का आत्मा बोल दिया जाता है और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी बोल दिया जाता है। कि समझिए कि कोई भी बुक पढ़ने से पहले एक ऐसा टॉपिक होता है कि आपको बुक के बारे में जानकारी दे दे। जैसे मैं ये आपको डायग्राम में बना के आपको यहाँ दे रहा हूँ तो ये सब्जेक्ट में अंदर क्या पढ़ने वाले हैं उसका मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से प्रस्तावना एक पूरा संविधान का जानकारी दे देता है आपको एक जगह पर, और प्रस्तावना में पूरा बेसिक चीज है जो पूरा बुक में है, डिटेल में अंदर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रस्तावना पढ़ेंगे एक चैप्टर में। अब उसके बाद समझिए दोस्त संविधान का शुरुआत हो जाता है, और संविधान का शुरुआत होता है तो अनुच्छेद से शुरुआत होता है। अनुच्छेद 1 से शुरू होगा और 1 से अनुच्छेद शुरू करके समझिए कि 4 अनुच्छेद तक चलेंगे। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक समझिए चलेंगे। तो संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या संघ है, जिसमें भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, समझ रहे हैं ना। कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना देता है, क्वेश्चन पूछ देता है, एग्जाम क्वेश्चन दे देगा क्या भारत राज्यों का समूह है, ग्रुप है कि संघ है कि यूनियन, माने कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन, भारत एक समूह है बोल दिया जाएगा, भारत एक समूह है, भारत एक संघ है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि भारत एक संघ है दोस्त, राज्यों का संघ है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से संघ एवं इसका क्षेत्र पढ़ेंगे 1 से 4 अनुच्छेद में। उसके बाद नागरिकता का है, जैसे में भारत में लोग हैं, बहुत सारे लोग रहेंगे, तो देश आजाद हो रहा था, उसमें भी नागरिकता देने का प्रावधान चल रहा था कि किस तरह से हम किसी देश अपने यहाँ नागरिकता मानेंगे, एकल नागरिकता का प्रावधान रखेंगे कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखें। तो ये सब नागरिकता में पढ़ेंगे हम लोग। ये अनुच्छेद 5 से लेकर लगभग समझिए कि 11 तक पढ़ेंगे दोस्त। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक समझिए नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में आगे देखिए फंडामेंटल राइट, FR लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है समझिए कि भारतीय लोगों को दिया गया है, और भारतीय लोगों के साथ बहुत सारा इसमें ऐसा अधिकार भी है जो विदेशी को भी हम लोग देते हैं। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो इस तरह से मौलिक अधिकार हम लोग को खत्म हो जाएगा। जब लोगों का अधिकार मिल गया तो अब राज्य को भी कुछ कर्तव्य होगा। अब राज्य भी मान लिया जाए कि राज्य अपना कानून बनाएगा संसद में। अब उसमें जो संविधान बना रहे थे, संविधान निर्माता जो हमारे थे, तो वो समझ रहे थे भविष्य में जब कोई भी सरकार आएगा केंद्र में, जैसे में संसद में किसी का सरकार आएगा, अभी बीजेपी का सरकार चल रहा है, तो बहुत सारा कानून पास कर रहा है, बिल ला रहा है। तो बिल ला रहा है तो उसको देखेगा कि उसको कोई दिशा निर्देश रहेगा कि देखिए आपके एक गाइडलाइंस लिखा हुआ है संविधान में, इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसी के आधार पर आप कानून बनाइएगा। तो उसी दिशा निर्देश को हम लोग DPSP में पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो DPSP पढ़ेंगे दोस्त, इसमें केवल और केवल समझिए कि लगभग दिया गया क्या, राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप भविष्य में कोई कानून बनाइए तो ये DPSP को अपना दिमाग में रख लीजिए, उसके बाद कानून बनाइए, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से DPSP में पढ़ेंगे अनुच्छेद समझिए 36 से लेके 51 तक। तो इस तरह से 36 से 51 तक यहाँ पढ़ेंगे हम लोग DPSP में। 12 से लेके 35 तक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में। उसके बाद दोस्त मूल संविधान में यह चीज नहीं था, मौलिक कर्तव्य उसके बाद पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था दोस्त। अब मौलिक कर्तव्य जब
42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इमरजेंसी के समय में, आपातकाल जब भारत में लागू था 1975-76 में, उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य जोड़ने के पीछे भी कहानी है दोस्त कि उसी समय क्यों जोड़ा गया है। मान लिया जाए कि बोला जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य, बोले आपको कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य इसलिए जोड़ा गया उस समय कि आप देखिए कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसके कारण आपातकाल भारत में लगा दिया गया था। तो जब उस समय देखिएगा, उस समय का परिस्थिति देखिएगा, तो उस समय जो आंदोलन हो रहा था तो समझिए कि धीरे धीरे वायलेंस टाइप का भी आंदोलन होने लग गया था, जैसे में बहुत सारा सरकारी चीज़ों को तोड़फोड़ करना, रेलवे लाइन को इधर उधर कर देना, मैंने समझिए कि तोड़फोड़ कर देना। सरकारी चीज़ को अभी भी समझिए आंदोलन करते हैं बहुत सारे लोग, रेलवे स्टेशन को जला देते हैं, ट्रेन को जला देते हैं, सरकारी अस्पताल में आग लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ हो रहा था। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर एक मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जोड़ दिया गया कि देखिए, अगर आप लोग को मौलिक अधिकार 12 से 35 तक दिया गया है लोगों को, तो मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए कि देखिए देश का जो सरकारी संपत्ति है उसको रक्षा करना है, मौलिक कर्तव्य आपका। और उसके बाद में बहुत सारा संविधान, जैसे झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है तो उसको इज्जत करना है आपको, राष्ट्रगान है तो उसको आदर करना है, अनादर नहीं करना है। तो ये सब मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया दोस्त, समझ रहे हैं। मौलिक कर्तव्य एक सोवियत संघ जो उसमें यूएसएसआर हुआ करता था, जो आज के समय में वर्तमान में रसिया है, रूस है, तो उससे प्रेरित था मौलिक कर्तव्य। काहे कि मौलिक कर्तव्य एक समाजवादी टाइप के देश में ही कर्तव्य को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो वहां से हम लोग मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और अब ऑब्वियस सी बात है, हम लोग का संविधान एक ऐसा नहीं था कि हम लोग पूंजीवादी थे कि समाजवादी थे। हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था लेके चल रहे थे, मिश्रित समझिए कि इकोनॉमी लेके चल रहे थे। तो हम लोग जहां जहां से भी जिस संविधान में जो चीज अच्छा लग रहा था उसको हम लोग एक्सेप्ट करते चल रहे थे। तो इस तरह से यहाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य ये ध्यान में रखिएगा, मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर दोस्त मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चैप्टर के पढ़ेंगे। अभी जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में बहुत सारा चीज पढ़ लिए संविधान में। तो संविधान में क्या ऐसा प्रावधान तो नहीं ना होना चाहिए भाई। संविधान बन रहा है 1947 में, 46 में, 1949 में कंप्लीट हो रहा है, 1950 में बन जा रहा है, लागू हो जा रहा है। तो 1950 का परिस्थिति बहुत अलग है दोस्त। तो उस समय से संविधान जब बना था तो उस समय के परिस्थिति को देख के भी और भविष्य के परिस्थिति को देख के संविधान बनाया जा रहा था कि केवल और केवल वहां परिस्थिति नहीं देखना है। तो भविष्य की परिस्थिति देखने के लिए हो सकता है कि भविष्य में उस समय कोई ऐसा प्रावधान होगा जो भविष्य में जाके इरिलेवेंट हो जाएगा, जिसका कोई जरूरत ही नहीं रहेगा। हो सकता है कि उस समय बहुत ऐसा चीज नहीं जोड़ पाए होंगे वो लोग जो भविष्य में जोड़ना पड़े। तो संविधान में संशोधन का एक प्रावधान रखें कि नहीं, संविधान में संशोधन होते रहना चाहिए। अगर किसी चीज को, अगर ये संविधान जो 1950 में हम लोग का बना है, समझिए 1950 के आसपास, वो संविधान इतना लंबे समय तक दोस्त इसीलिए चलता रह रहा है। बहुत सारे देश का देखिएगा संविधान बना, संविधान बर्बाद भी हो गया, खत्म भी हो गया। तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। तो एक कारण यह भी है कि उसमें संशोधन करना बहुत कठिन है। तो संविधान को ही पूरा खत्म कर दिया जा रहा है कि ये संविधान बहुत खराब है, परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, और संशोधन का हर तरह का प्रावधान है, लचीला भी है, कठोर भी है। कुछ चीजें हैं जिसको आप आसानी से नहीं बदल सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको आप आसानी से बदल सकते हैं। तो इस तरह से संशोधन का प्रावधान इसीलिए रखा गया कि यह संशोधन का प्रावधान समझिए भारतीय संविधान को जीवित संविधान का दर्जा दे देता है दोस्त, समझ रहे हैं। बोला जाता है जीवित संविधान है हम लोग का। भारतीय संविधान मृत संविधान नहीं है कि एक बार 1950 में बन गया और उसको आंख मूंद के हम लोग आज के समय, वर्तमान समय भी लागू करते रहेंगे। अगर उसमें कुछ चेंज लाने की जरूरत पड़ेगा तो चेंज भी करेंगे संशोधन करके, अगर कुछ बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा तो बढ़ाएंगे भी, कुछ अगर इरिलेवेंट हो गया, कोई चीज को कम करने की जरूरत पड़ेगा तो कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो संविधान का संशोधन का प्रावधान है, भारतीय संविधान को जीवित संविधान के रूप में बनाए हुए रखता है दोस्तों। इस तरह संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और उसके बाद में जब संविधान संशोधन होगा ना दोस्त, तो आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे मूल संरचना। मूल संरचना क्या है इसके बारे में एक डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मूल संरचना आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जब संविधान संशोधन करेंगे उसमें जो संविधान निर्माता थे वो तो ये बात को नहीं सोचे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा जब संविधान संशोधन करना शुरू किया सरकार, जो केंद्रीय सरकार थे अपने पक्ष में, तो बहुत सारा ऐसा चीज को भी बदलना शुरू कर दिया था ना कि जो मूल संविधान का जो आत्मा है उसको ठेस पहुंचना शुरू हो गया। मान लिया जाए कि अब कोई बिहान बोले, कल होके आए, अब बोले कि ये जो संविधान में जो यहाँ पंथ निरपेक्ष का जो
टॉपिक है पंथ निरपेक्ष दोस्त। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको धर्म निरपेक्ष भी बोला जाता है। अब पंथ निरपेक्ष तो बोल दे कोई सरकार आए, केंद्रीय सरकार बहुमत में आए, बोलो कि मैं संविधान में संशोधन करना चाहता हूं और ये पंथ निरपेक्ष शब्द को खत्म कर देना चाहता हूं संविधान से, और यहां मैं लिख देता हूं हिंदू राज बनाने का। समझ रहे हैं ना? जो आजकल समय में आप लोग बहुत ज़्यादा राजनीति में देखिएगा, चर्चा चलते रहता है कि हिंदू राज बनाने का डिस्कशन चलते रहता है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये इतना आसानी से नहीं होने वाला है। समझ रहे हैं ना? तो ये संविधान को बहुत ज़्यादा समझिए तोड़ मरोड़ करेगा तब ये संभव है। अगर मान लीजिए बोले कि पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा के मैं यहाँ हिंदू राज स्थापित करना चाहता हूँ, तो समझ रहे हैं ना? तो इसी को रोकने के लिए एक समझिए कि थ्योरी लाया गया, डॉक्ट्रिन लाया गया और एक सिद्धांत लाया गया, उसी को बोलते हैं मूल संरचना का सिद्धांत। और मूल संरचना का सिद्धांत दोस्त केशवानंद भारती केस, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1973 ईस्वी में, स्टेट ऑफ केरल वर्सेस केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई साहेब, जो आप सरकार जो है, सरकार को बोला कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो संविधान का मूल संरचना है, मूल संरचना को आप बदल नहीं सकते हैं। और मूल संरचना कौन तय करेगा? तो मूल संरचना तय करेगा दोस्त सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मूल संरचना किसको बोलेंगे। अब मूल संरचना का कोई एक लिमिट, दायरा नहीं दिया गया है कि किसको मूल संरचना, संविधान में किस चीज को मूल संरचना माना जाएगा, किस चीज को नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट समय के अनुसार धीरे धीरे मूल संरचना चुनते गया कि इसको मूल संरचना, जैसे पंथ निरपेक्ष है तो मूल संरचना का पार्ट बना दिया गया। तो इस तरह से आगे जैसे जैसे केस आते जाता है तो मूल संरचना इवॉल्व होते जाता है दोस्त। तो इस तरह से मूल संरचना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ एग्जाम्पल लेके समझ लिए, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम लोग बेसिक संविधान के बारे में जब पढ़ लेंगे तो संविधान के अनुसार ही हम लोग सरकार चलाएंगे। समझ रहे हैं ना? संविधान के अनुसार ही सरकार चलाएंगे। तो सरकार चलाएंगे तो सरकार चलाने से पहले सरकार के प्रणाली समझेंगे कि किस तरह का सरकार चलेगा हमारे यहाँ। अब लोकतांत्रिक सरकार चलेगा कि ऑटोक्रेटिक सरकार चलेगा कि मोनार्की सरकार चलेगा, किस तरह का सरकार चलाना चाहते हैं, अध्यक्षीय प्रणाली पर चलाना चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली पर चलाना चाहते हैं। तो ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे सरकार के प्रणाली में कि किस तरह का भारत सरकार का प्रणाली है। तो भारत सरकार का प्रणाली आपको शॉर्ट में बता देता हूं अभी कि भारत सरकार का प्रणाली एक संसदीय प्रणाली है और एक लोकतांत्रिक गणराज्य समझिए कि सरकार है भारत का। तो इस तरह से सरकार की प्रणाली जब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और सरकार का प्रणाली पढ़ेंगे तो सरकार भारत में 3 स्तर पर है दोस्त। भारत समझिए कि पूरे दुनिया में यूनिक ऐसा देश है जहां 3 स्तर पर भारतीय संविधान को भारत में सरकार को चलाया जाता है। एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर, एक स्थानीय स्तर पर। और केंद्रीय स्तर पर क्या है दोस्त? क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान का जो विशेषता था, इसी विशेषता में हम लोग एक संघीय स्वरूप को इंक्लूड किए हैं कि संघीय स्वरूप होगा, और संघीय स्वरूप होगा तो हम लोग को केंद्र के साथ अपना शक्ति का बंटवारा करना पड़ेगा और कुछ शक्ति राज्य को भी देना पड़ेगा। और हम लोग अब जो महात्मा गांधी का विचारधारा था कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग स्थानीय सरकार भी डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, जो 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992-93 से समझिए कि संवैधानिक रूप से आगे बढ़ना शुरू हुआ दोस्त। तो इस तरह से पूरे दुनिया में समझिए हम लोग का यूनिक सरकार है। 3 स्तर पर सरकार चलता है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। और केंद्र स्तर पर देखिए, केंद्र स्तर पर पढ़ेंगे पहले, तो इसमें केंद्र स्तर पर भी दोस्त समझिए कि ऊपर वाला इतना चीज देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं और इसको, ये समझिए 3 भाग में बटा हुआ है। यहां से देखिए किस तरह से बटा हुआ है 3 भाग में। इसको बोलते हैं कार्यपालिका, इसको बोलते हैं विधायिका और इसको बोलते हैं न्यायपालिका। और तीनों को पढ़ेंगे डिटेल से हम लोग। कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका जो कानून को लागू करने का काम करते हैं, जो सरकार चला रहे हैं मूल रूप से। तो सरकार चला रहे हैं, कानून लागू कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में सबसे ऊपर पढ़ेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 में क्या है, चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का, उसका योग्यता क्या है, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता क्या है, तो उनका चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो ये सब पूरा डिटेल में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से दोस्त उपराष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होता है, इसी मंत्री परिषद के अंदर में देखेंगे कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। तो बहुत सारा मंत्री परिषद के अंदर बहुत सारा मंत्री होता है। और किचन कैबिनेट होता है, एक आम बोलचाल के भाषा में किचन कैबिनेट का भी कंसेप्ट आया है। तो उसके बारे में सारा डिटेल में हम लोग एक कार्यपालिका में पढ़ेंगे दोस्त। और कार्यपालिका जब कंप्लीट करेंगे हम लोग एक एक करके, तो
उसके बाद विधायिका जो संसद है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, और संसद दोस्त, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तीनों मिलके बना हुआ है। तो तीनों मिलके बना हुआ है, तो इस तरह से संसद डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां राज्यसभा, लोकसभा पढ़ेंगे, जहां पे क्या काम होगा, विधायिका का काम होगा। ये विधायिका यानी कि कानून बनाने का काम होगा, उस संसद में पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद न्यायपालिका क्या करेगा, ये चेक्स एंड बैलेंस करेगा, ये सब पर ध्यान रखेगा कि कानून सही तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। कोई कानून माने एक प्रोसीजर की तरह लागू किया जा रहा है कि किसी को उल्लंघन करके, किसी का अधिकार को उल्लंघन करके कानून को लागू किया जा रहा है। कोई कानून अगर संसद विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है तो संविधान का मूल संरचना को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि ऐसे ही बना दिया जा रहा है। तो ये सब कौन काम करेगा, वो न्याय करने का काम करेगा दोस्त, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है। और न्यायपालिका हम लोग का देश में एकीकृत न्यायपालिका है। एक ऐसा कभी मत सोचिए कि एक केंद्र का न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय है और राज्य का न्यायपालिका उच्च न्यायालय है और स्थानीय का न्यायपालिका अधीनस्थ न्यायालय है। मैं यहाँ आसानी से आपको पढ़ने के लिए यहाँ डायग्राम में अलग अलग लिख दिया हूँ, लेकिन भारतीय संविधान का एक विशेषता है दोस्त कि भारतीय संविधान एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका का व्यवस्था करता है। तो इस तरह से उच्चतम न्यायालय के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में वर्णन है। और एक महान्यायवादी का पद है, अनुच्छेद 76 में, एक कार्यपालिका में ही आता है। एक केंद्र सरकार को एक विधि सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में बहुत सारे जो प्रधानमंत्री है, मंत्री है, तो वो इतना ज्यादा कानून का ज्ञानी नहीं होते हैं। तो उनको जब कानून बनाते हैं, चाहे विधायिका में है तो कानून बनाते हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी कानून जो हम बना रहे हैं संविधान के उल्लंघन न करें। और चाहे कोई भी केस होता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि बहुत सारा केस है, केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, चाहे जो भी है केस, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, भारत सरकार के खिलाफ केस है। तो वो सब केस लड़ने का कौन काम करते हैं, तो एक महान्यायवादी जो होते हैं, तो वो केस अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो काम करते हैं दोस्त भारत के सरकार को किया विधि सहायता देने के रूप में। तो इसी तरह से फिर राज्य के बारे में पढ़ेंगे लगले, राज्य सरकार, राज्य स्तर पर जो सरकार है वहां राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद, ये सब कार्यपालिका में पढ़ेंगे दोस्त। उसके बाद विधानमंडल में पढ़ेंगे, और विधानमंडल में विधानसभा और कुछ जो राज्य है, जैसे में 7 राज्य हैं, तो जिसमें अब जम्मू कश्मीर तो अभी राज्य का दर्जा से हट गया है, तो 6 राज्य वर्तमान समय में है जहां विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक महाधिवक्ता, जिस तरह से यहाँ महान्यायवादी है ना, जो केंद्र सरकार को विधि सहायता दे रहा है, वही तरह से महाधिवक्ता है जो राज्य सरकार को विधि सहायता देता है दोस्त। तो इस तरह से महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी तरह से स्थानीय सरकार, 73वां 74वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उससे पहले भी व्यवस्था था स्थानीय सरकार का, लेकिन वो समझिए राज्य पर छोड़ दिया गया था कि आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और नहीं रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब इसको तो कॉन्स्टिट्यूशनल ही कर दिया, समझिए कि संवैधानिक दर्जा ही दे दिया गया 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में। और बोल दिया गया कि पंचायती, लोकल लेवल पर पंचायती राज का व्यवस्था होगा, जिसमें हम लोग देखते होंगे मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है। तो इस तरह से देखें हम लोग। और उसके बाद नगर निगम में देखते हैं वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, काउंसिलर का वगैरह का। तो इस तरह नगर निगम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक जिला कोर्ट होता है दोस्त, जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। तो ये सबसे निचला न्यायालय है, अदालत है, अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद उससे ऊपर उच्च न्यायालय, उससे ऊपर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से ये एकीकृत न्यायपालिका है। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आसान से तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया हूँ, लेकिन एक कभी कंफ्यूज मत कर लीजिएगा कि केंद्र सरकार का न्याय जो अलग है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट केवल केंद्र सरकार के लिए काम करता है, और उच्च हाई कोर्ट केवल राज्य सरकार के लिए काम करता है, और अधीनस्थ न्यायालय स्थानीय सरकार के लिए। कभी कंफ्यूज मत करिएगा, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना। नीचे समझिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अगर अपील होगा तो नीचे से ऊपर की ओर अपील होगा, अगर कोई ऊपर से ऑर्डर दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट से नीचे की ओर आदेश आएगा दोस्त। तो इसको डिटेल में जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब दोस्त सरकार के बारे में जान गए कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, तो ये सब चीजें, इतना सरकार है तो इस सरकार काम कैसे करेगा, कोई ना कोई तो संगठन होगा जो इसको मदद करेगा काम करने में। मान लीजिए सरकार है, अभी बीजेपी का सरकार है, ठीक है, सरकार तो जान रहे हैं कि सरकार है, तो सरकार बीजेपी की सरकार ऐसे तो आ गया है ना दोस्त, ऐसे थोड़े आ गया है, उसको चुनाव करवाना पड़ा होगा, तो कुछ संगठन होगा जो मदद कर रहा होगा। और केंद्र है और राज्य का सरकार है, तो केंद्र और राज्य के सरकार के बीच बहुत सारा संबंध होगा, केंद्र राज्य का संबंध होगा, जैसे में बहुत सारा जो राजस्व होगा उसका बंटवारा कौन करेगा, केंद्र और राज्य के बीच, तो उसके लिए कुछ संगठन होगा। तो वो संगठन जो है ना, ये संगठन समझिए कि सरकार का मदद करता है, समझ रहे हैं ना।
ये दोस्त मदद करता है। जो संगठन है वो सरकार का क्या करता है, मदद करता है। और संगठन दो तरह का है दोस्त, संवैधानिक संगठन और गैर संवैधानिक संगठन। संवैधानिक और गैर संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब हुआ जिसके बारे में पर्टिकुलर रूप से, निश्चित रूप से संविधान में वर्णन किया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, तो संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है दोस्त कि किस तरह से सब इलेक्शन करवाया जाएगा, कौन इलेक्शन में भाग ले सकता है, तो 324 में वर्णन है। उसके बाद वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन किस तरह से इस सबको मदद करता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार को। तो फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, केंद्र और राज्य के बीच क्या करना, कर का बंटवारा करना, टैक्स का बंटवारा करना। तो इसके बारे में भी संविधान में लिखा गया है, तो संवैधानिक संगठन हो गया। तो संविधान में कहां लिखा गया है वित्त आयोग के बारे में, अनुच्छेद 280 में। और वित्त आयोग का गठन करते हैं राष्ट्रपति। तो इस तरह से वित्त आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद में यूपीएससी है, तो यूपीएससी क्या करता है, इसको देता है, केंद्र सरकार को मदद करता है। यूपीएससी केंद्र सरकार को किस तरह से मदद करता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे ऑफिसर नियुक्त करके देने में, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ये सब तो 5 साल के एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका जो 5 साल के लिए है, अस्थायी कार्यपालिका है। लेकिन जो अस्थायी कार्यपालिका है, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, जो मुख्य रूप से समझिए कि कानून को लागू करने का काम करते हैं ग्राउंड लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, तो वो मुख्य रूप से यूपीएससी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ना, सरकार को मदद कर रहा है। तो ये सब संवैधानिक संगठन है जो सरकार को मदद करने के लिए बनाया गया है दोस्त। यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। अब नेशनल कमीशन है, नेशनल राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, किस पर, एससी पर, एसटी पर, ओबीसी पर। जैसे में अनुच्छेद 338 में देखिएगा तो 338 में एससी आयोग है, 338 ए में देखिएगा तो एसटी आयोग है, 340 में ओबीसी आयोग बनाया गया। तो ये सब क्या है, ये सब समझिए कि ये सबको इंसाइट दे रहा है, नजर दे रहा है, विचारधारा दे रहा है कि देखो एससी के लिए एक अलग आयोग है, सरकार को मदद करने के लिए कमीशन बनाया गया है दोस्त। तो ये सब एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग डिपार्टमेंट का। उसके बाद कैग है। कैग बहुत महत्वपूर्ण, भीमराव अम्बेडकर बोले थे जब कैग का निर्माण किया गया था भारतीय संविधान में, कैग नाम का, जिसको सीएजी का नाम कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है दोस्त। इसके बारे में जब भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि समझिए कि कोई सर्वाधिक जो उच्च अधिकारी का पद है तो कैग का पद है। कैग क्या करता है जानते हैं, जो सरकार यहाँ चल रहा है ना, सरकार केंद्र में सरकार चल रहा है, राज्य में सरकार चल रहा है, तो ये सब बहुत सारा पैसा जो वसूलते हैं कर के रूप में जनता से, वो पैसा खर्चा करते हैं। समझिए कि पैसा खर्चा करते हैं किस तरह से, रोड सड़क बनवाने में खर्चा करते हैं, बिजली उत्पादन करने में खर्चा करते हैं। तो ये सब खर्चा करते हैं, तो ये कैग जांच पड़ताल करता है अकाउंट को। किसका अकाउंट को, सरकार के अकाउंट के, केंद्र सरकार के अकाउंट को, राज्य सरकार के अकाउंट को जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल क्या करता है कि कितना पैसा किस चीज में खर्च हुआ, कितना पैसा फालतू खर्च हुआ, कितना पैसा कैसा खर्चा हुआ। तो ये सब के वजह से क्या होता है, पारदर्शिता आता है, जनता को पता चलता है कि सरकार इतना पैसा कर के रूप में लिया था और इतना पैसा समझिए कि जो आम सुविधा के लिए खर्च किया गया। और एक कैग के वजह से ही बहुत सारा जो घोटाला होता है, 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, ये सब जितना बड़ा बड़ा घोटाला देखते हैं, एक कैग का रिपोर्ट के वजह से ही पता चलता है हम लोग को दोस्त। तो कैग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से कैग ये सबसे जुड़ा हुआ है। और उसके बाद में एक नया, अभी आपको पता होगा, जीएसटी कर लगाया गया है, अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी कर लगाया है तो जीएसटी परिषद का स्थापना कर दिया गया है कि जीएसटी परिषद किस तरह से टैक्स स्लैब होगा, 5%, 12%, 18%, वो किस तरह से तय किया जाएगा, किस तरह से उसका इकट्ठा किया जाएगा जीएसटी को। तो उसके बारे में डिस्कशन जीएसटी काउंसिल में किया जाता है। तो इसको भी संवैधानिक रूप का दर्जा दे दिया गया है, जीएसटी काउंसिल को भी। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। एक करंट ऑफिस समझिए करंट का टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। अब उसके बाद में कुछ गैर संवैधानिक बॉडी है, गैर संवैधानिक बॉडी है जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है और कुछ मदद करता है, उसके साथ मिलजुल के काम करता है। तो गैर संवैधानिक बॉडी में, गैर संवैधानिक का मतलब समझ में आ रहा है ना कि संविधान में इसका वर्णन कहीं नहीं है, ये केवल और केवल गैर संवैधानिक चीज है जो मदद करता है सरकार को और सरकार के काम करने में सहूलियत करता है। अब जैसे में नीति आयोग है, नीति आयोग क्या करता है, प्लान करता है। एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है दोस्त। नीति आयोग में बहुत सारा समझिए कि रिसर्च होता है, बहुत सारा टॉपिक पर समझिए रिसर्च पब्लिश हो रहा है, एनालाइज किया जा रहा है कि किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा देश के अंदर में, समझ रहे हैं ना। तो उसका प्लान बनाया जा रहा है, प्लानिंग बनाया जा रहा है कि किस तरह से टॉप टू बॉटम जो अप्रोच था, योजना आयोग में क्या था, टॉप टू बॉटम अप्रोच था, मैंने ऊपर से प्लान बना दिया जाता था और समझिए कि ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन इसमें सीधे उल्टा हो गया है। नीति आयोग का जब स्थापना हुआ है तो नीति आयोग में क्या हो रहा है कि नीचे से ग्राउंड पर बताया जा रहा है कि ग्राउंड में क्या, आपके गांव में क्या समस्या है, जिला में क्या समस्या है, वो सब समस्या को क्या विकास चाहिए, और वो सब रिपोर्ट भेजा जा रहा है केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार वहां फिर इसके अकॉर्डिंग प्लान बना रहा है। और नीति आयोग बहुत सारा रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, जैसे में स्वच्छता का रिपोर्ट हो गया, तो जैसे में कोई क्लीन सिटी है, किस तरह से
पूरा देश में डेवलपमेंट हो रहा है, एजेंडा है। तो इस तरह से डेवलपमेंट का एजेंडा के बारे में नीति आयोग भी काम कर रहा है सरकार के सहयोग के रूप में। उसके बाद में एनएचआरसी है, मान ली इतने सारे लोग रह रहे हैं तो उसका जिसमें एनएचआरसी का मतलब हुआ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, इसलिए कि कोई व्यक्ति को एक मानव की तरह ही ट्रीट किया जाए, ऐसा नहीं जानवर की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग उसमें काम करता है, सहयोग करता है। उसी तरह से स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, राज्य के लिए मानवाधिकार आयोग है, तो वो भी काम करता है। उसके बाद में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग क्या करता है? पारदर्शिता दिखाता है। केंद्रीय सूचना आयोग का काम है कि जनता जैसे में आरटीआई के थ्रू आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो जानकारी दीजिए, आप सरकार क्या कर रहा है, कोई योजना लाया है तो कितना खर्चा कर दिया, मनरेगा है तो मनरेगा में कितना पैसा आप दे रहे हैं, तो हमको जानने का अधिकार है, भारत का नागरिक है। तो इस तरह से सीआईसी मदद कर रहा है ना, हम लोग को, नागरिक को सहूलियत दे रहा है, नागरिक और सरकार के बीच में एक बॉन्डिंग का काम कर रहा है। तो इस तरह से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, इस तरह से स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भी एक प्रकार के पारदर्शिता स्थापित करने में काम करता है दोस्त, केंद्र सरकार को पारदर्शिता को बढ़ाने में काम करता है। तो इस तरह से सीबीआई है, आजकल देखते होंगे सीबीआई का रेड हो रहा है, यहाँ पे सीबीआई का जांच किया जाना चाहिए। मान लिया बोला जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत का केस हो रहा है तो सीबीआई का जांच करने का डिमांड हुआ था, तो ये सब सारा चीज मामला चल रहा है। तो सीबीआई जांच क्या है, तो सीबीआई के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ से। उसके बाद में एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई घटना हो रहा है तो उसका जांच पड़ताल करता है। तो उसके बाद है देखिए एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जैसे में राष्ट्र में कोई आपदा आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो उसको एसेस करता है, उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो उसको समझिए कि मदद करने के लिए ये पूरा जो संगठन है सरकार के साथ जुड़ के, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संगठन जुड़ के काम करता है, और इस तरह से हम लोग का पूरा राज्य व्यवस्था कंप्लीट होता है दोस्त। और इसी में हम लोग जानते हैं, अब एक एक करके, जैसे में इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद निर्माण पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे, इस तरह से एक एक टॉपिक करके हम लोग पूरा पॉलिटी में इतना पढ़ना है दोस्त। अगर इतना आप पढ़ लीजिएगा पॉलिटी में, तो आपको समझिए कि मैं इतना दावा के साथ बोल सकता हूं कि आप कोई भी लेवल का एग्जाम तैयारी करते हैं, यूपीएससी लेवल हो चाहे स्टेट पीसीएस लेवल हो और जनरल कंपटीशन का लेवल, तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव से। और ध्यान से लेक्चर सुनते रहिए, और पॉलिटी में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा आपको जो यहाँ डिटेल में समझिए कि पढ़ाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा हर चीज को। तो वीडियो देखिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, तो हम लोग को भी मोटिवेशन हाई रहेगा। मेरा भी दोस्त तो वीडियो बनाने में मन लगता है। तो इस तरह से ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।